आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कि किस तरीके से सेल की पूरी तरीके से साइकिल चलती है और वो बाद में किस तरीके से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया था सेल वाला, तो वो वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो वाला चैप्टर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आर यू अवेयर दैट एन ऑर्गेनिजम्स इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये बोल रहा है कि इस बात से तुम होशियार हो चुके हो कि जो सबसे बड़ा एनिमल है वो भी एक सेल से मिलके बना है या उसकी ज़िंदगी भी एक ही सेल से स्टार्ट हुई है। यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि एक सिंगल सेल से बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बन गया, या मैं बोल सकता हूँ एक हाथी शेर कैसे बन गया एक सेल से। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। ये बोल रहा है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ऐसे कैरेक्टर हैं सेल के, इंडीड ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएंगे। यानी कि वो सेल ग्रोथ भी करेगी और साथ ही साथ वो रिप्रोडक्शन भी करेगी। इसी की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़ा हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। ऑल द सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इंटू टू। ये बोल रहा है हर एक सेल डिवाइड हो रही है इंटू टू, दो उसमें, विथ ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू द डॉटर सेल्स। यानी कि हर एक पेरेंट सेल जो है वो भाई दो डॉटर सेल्स को बनाएगी ईच टाइम दे डिवाइड, और वो हर समय डिवाइड करेगी। These newly formed daughter cells can be themselves grow and divided, giving rise to a new cell population। और जो नई डॉटर सेल्स बनी हैं ये और ग्रो करेंगी और वापस से डिवाइड करेंगी और एक नई पॉपुलेशन बना देंगी। दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ बोल रहे हैं। एंड द डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल इट्स प्रोजेनी। और जो सिंगल पेरेंटल था वो डिवाइड हो गया और बहुत सारी प्रोजेनी में। इन द अदर वर्ड सच साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलो अ सिंगल सेल। यानी कि एक ही सेल ने ये सारी की सारी अनुमति दे रखी है कि वो ग्रोथ भी करे और डिवीजन भी हो, टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। काफ़ी लाखों सेल से मिलकर एक स्ट्रक्चर बन सके। ठीक है, सेल साइकिल। अब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर सेल डिवाइड नहीं करेगी तो वो भाई जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी और वो सिंगल सेलुलर ही रहेगा। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन। जब भी सेल का डिवीजन होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एंड सेल ग्रोथ, और सेल क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, आल्सो टेक प्लेस। देखो जैसे जैसे सेल का डिवीजन हो रहा है उसी के साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और साथ ही साथ सेल भी ग्रोथ करेगी। डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो हम 12th वाले बुक में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑल दीज प्रोसेस वी नो डैट सेल डिवीजन, और सारी की सारी प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेल डिवीजन हो रहा है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैंस हैव टेक प्लेस इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। ये बोल रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया या सेल की ग्रोथ हो गई, ये सारे के सारे कैसे हो रहे हैं? कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। और भाई अच्छे तरीके से डिवाइड होगा, ऐसा नहीं कि कहीं से भी डिवीजन हो जाए। ठीक है, और प्रोजेनी जो बनेगी वो भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स, और उसके अंदर जीनोम्स भी इंटैक्ट होंगे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल्स डुप्लीकेट इट्स जीनोम। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है इवेंट में, उस घटना में सेल का डुप्लीकेट होगा जीनोम, यानी कि जो जीन होंगे वो बिल्कुल डुप्लीकेट हो जाएंगे, यानी कि वैसे के वैसे ही बन जाएंगे जब भी सेल डिवाइड करने की कोशिश करेगी या सेल डिवीजन में जाएगी। ओके, सिंथेसिस द other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cells, और तुरंत टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। दैट टर्म्ड इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो सेल साइकिल हम उसे बोलते हैं जिसमें सेल ग्रोथ हो, सेल का डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए और उसका जीनोम जो है वो बिल्कुल डुप्लीकेट कर जाए, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बन जाए जैसा था उसमें, तब जाकर वो जो सेल थी वो दो सेल को
डिवाइड कर देगी या 2 सेल का निर्माण कर देगी, जिसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये बोल रहा है कि सेल की ग्रोथ होगी और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म भी इंक्रीज करेगा लगातार इस प्रोसेस के अंदर। डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। ये बोल रहा है कि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है, जो डीएनए बन रहा है, वो भाई एक स्पेसिफिक स्टेज में ही जाके बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेज में जाके तुम्हारा डीएनए बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक ना एक इवेंट आता है, या मैं बोल सकता हूँ एक स्टेज आती है, तब जाकर डीएनए सिंथेसिस करता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये बोल रहा है कि जो रेप्लिकेट क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट कर रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, यानी कि जो तुम्हारे पास 2 सेल्स थी उनके न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर दीज इवेंट आर देम सेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सारे के सारे जो इवेंट होंगे ये जेनेटिक के कंट्रोल के अंदर होंगे। अगर जेनेटिक कंट्रोल में ना होगा तो तुम ऐसा कह सकते हो कि या तो सेल बहुत ज़्यादा डिवीजन कर देगी, या मैं कह सकता हूँ सेल बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं जीन के, ठीक है। फेसेस ऑफ सेल साइकिल। अब फेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी फेस है साइकिल के अंदर। द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स हमने बहुत अच्छे से बता रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी बता रखा है। इज इलिस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। ह्यूमन सेल्स पे हमने भाई कल्चर कराया। दीज सेल्स डिवाइडेड वन इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। यानी कि जब इन्होंने देखा कि यूकैरियोटिक जो सेल है वो ह्यूमन की 24 घंटे के अंदर क्या कर रही है, डिवाइड हो जा रही है। हाउ एवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है कि जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, यानी कि सेल डिवीजन का जो टाइम है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर 24 आवर्स ही लगेंगे, ठीक है। सेल टाइप टू सेल टाइप्स। ईस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ईस्ट का एग्जाम्पल लें, कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। तो एक ऐसी ही फंजाई है जो भाई यूनिसेलुलर पाई जाती है, जिसका नाम है ईस्ट। वो 90 मिनट के अंदर अपनी साइकिल कंप्लीट कर देती है। द साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेस। साइकिल को हमने 2 बेसिक फेस में डिवाइड कर रखा है, इंटरफेस और दूसरा है एम फेस। एम फेस को हम बोलते हैं माइटोसिस फेस। द एम फेस रिप्रेजेंट द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेस। ये बोल रहा है एम फेस जो है वो प्रदर्शित करता है उस फेस को जहां पर एक्चुअल में सेल डिवाइड करती है, या हम उसको माइटोसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अकर एंड इंटरफेस, और अगर हम इंटरफेस की बात करेंगे, रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेस। ये जो इंटरफेस है ये पाई जाएगी एम फेस के बीच में। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल्स। यहाँ पर हमने जो लिया है वो भाई हमने एक ह्यूमन सेल ली है और उसी का हमने ड्यूरेशन देखा है ह्यूमन सेल का कि कैसे कैसे हो रहा है, ये वाली जो बता रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। 1 आवर के अंदर वो भाई सारा का सारा डिवाइड कर लेती है। द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95%। लेकिन जो तुम्हारे पास इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है और काफ़ी ज़्यादा पोर्शन भी है हमारा इंटरफेस का। अगर तुम्हें देखो तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास एम फेस है वो थोड़ा कम जगह घेर रहा है सर्कल के अंदर, इतनी जगह घेर रहा है, और जो इंटरफेस है वो देख लो कितनी जगह घेर रहा है, ये जगह घेर रहा है, ये जगह घेर रहा है, ये जगह घेर रहा है। तो जो हमारे पास एम फेस होगा उसको कम टाइम लगेगा और जो हमारे पास इंटरफेस होगा उसको ज़्यादा टाइम लगता है। द एम फेस स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेस स्टार्ट होता है यानी कि माइटोसिस फेस स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, यानी कि न्यूक्लियर के विभाजित होने से, न्यूक्लियर में बंटवारा होने से, कोरस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। और जो उनके पास क्रोमोसोम्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। यानी कि अगर हमारे पास सेपरेशन हो क्रोमोसोम्स का तो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म के साथ डिवीजन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। द इंटरफेस थो कॉल्ड
द रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज कहते हैं जब भाई उसमें काम चल रहा है। मान लो अभी तुम्हारा एम फेज में काम चल रहा है तो इंटरफेज रेस्टिंग फेज हो गया। इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। इस टाइम पर जो तुम्हारी सेल है वो तैयार हो रही है डिवीजन के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ, वहाँ पर सेल की ग्रोथ भी हो रही है, एंड डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा इन एन ऑर्डरली मैनर, एक मैनर के अंदर। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेसेस। इंटरफेस को हमने 3 फेसों के अंदर और भी डिवाइड किया है। पहला देख लो G1 फेस, जिसको हम गैप 1 भी बोलते हैं, S फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, G2 फेज जिसे हम गैप 2 भी बोलते हैं। G1 फेज correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। ये बोल रहे हैं कि G1 जो फेस है वो पाई जाती है S1 और नहीं सॉरी S और कह सकते हैं हम DNA, यानी कि S का मतलब DNA आ गया हमारे पास। DNA रेप्लिकेशन होने से पहले G1 फेज देखने को मिलेगी और साथ ही साथ माइटोसिस से भी पहले हमारे को, माइटोसिस के बीच में हमारे को देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं तुम्हारे बताना चाहूँ, ये कहने क्या चाह रही है, ये बोल रहा है कि G1 जो है वो S1 से पहले मिलेगी और एम फेस के बाद में मिलेगी, तो बीच में पाई जाएगी एम फेस और एस फेस के बीच में। ठीक है। ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट DNA। G1 फेज के अंदर भाई सारे के सारे काम होते हैं, मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारे पास DNA है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता। S और सिंथेसिस फेज में मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच DNA सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। ये बोल रहा है कि DNA का सिंथेसिस और रेप्लिकेशन जो होता है वो S फेज में होता है या सिंथेसिस फेज में होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल्स डबल्स। इस टाइम पर DNA का जो सेल है या हम बोल सकते हैं उसका जो अमाउंट है, DNA का जो अमाउंट है वो सेल के हिसाब से डबल हो जाता है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज डिनोटेड बाई 2C, अगर हम इनिशियल में 2C बोल रहे हैं देन इट्स इंक्रीजेस 4C, तो वो कितने उसमें बदल जाएगा, 4C में बदल जाएगा, अमाउंट बदल रहा है। ठीक है। However, there is no increase in the chromosome number, लेकिन क्रोमोसोम नंबर भाई नहीं बढ़ रहा है एस फेज के अंदर, याद रखना, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो है वो 46 होता है ह्यूमन के अंदर, तो 46 का डबल नहीं होगा। ठीक है, 46 का डबल होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। नंबर इंक्रीज इफ द सेल हैड डिप्लॉयड, अगर सेल डिप्लॉयड है टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इवन द एस फेस, G1 और एस फेस में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखे हैं कि जो हमारे पास G1 फेस है और S फेस में हमारे पास क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो क्रोमोसोम का अमाउंट होगा वो भाई दो क्रोमोसोम से 4 क्रोमोसोम हो जाएगा। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द S फेज DNA रेप्लिकेशन बिगेन इन द न्यूक्लियस। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास एनिमल सेल है वो भाई S फेज में आकर DNA का रेप्लिकेशन कराती हैं और वो भी न्यूक्लियस के अंदर। एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट, और सेंट्रियोल क्या हो जाता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है डबल हो जाना इन द साइटोप्लाज्म के अंदर। ड्यूरिंग द G2 फेस, अगर हम G2 फेस की बात करेंगे, प्रोटीन आर सिंथेसिस इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वेल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, और G2 फेस के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है जिससे आगे जाके प्रिपेयर तैयार हो जाती है सेल ग्रोथ करने के लिए लगातार। अब देखो यहाँ पर क्या है, सम सेल्स इन द अडल्ट एनिमल डो नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिवीजन। कुछ सेल्स ऐसी हैं जो अडल्ट एनिमल्स के अंदर डिवाइड होते हुए नहीं दिखाई देती हैं, जैसे कि हार्ट सेल्स अगर लगातार डिवाइड होती आती तो आज हमारा जो दिल है वो काफ़ी बड़ा होता। तो भाई जो हमारे दिल की सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये सेल्स अपने आप को रोक देती हैं। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली, और जो बाकी सेल्स बची वो जब डिवाइड करेंगी जब उनको ज़रूरत लगेगी। देखो, एक हमारे पास है कि लगातार सेल्स का डिवीजन होना, दूसरा है हमारे पास सेल्स का डिवाइड जब होगा जब कोई वर्क पड़ेगा या कोई कंडीशन ऐसी आ जाए तब होगा, तीसरी चीज़ उसके अंदर डिवीजन ही नहीं होगा। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स डेट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजुरी ऑफ सेल डेथ। ये बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे को चोट लग जाती है या मान लो हमारे को कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो सेल है वो मर गई वहाँ की, तो वहाँ पर हमारी सेल रेप्लिकेट कर जाती है या दोबारा से एक सेल बनने के लिए तैयार हो जाती है। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेस। अब ये बोल रहा है कि अब जो तुम्हारे पास सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर रही हैं, फर्दर एग्जिस्ट
G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज। ये बोल रहा है कि वो एग्जिट हो जाएंगे, आगे चल के क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगी, और G1 फेज में एन इनएक्टिव स्टेज, और G1 फेज से पहले ही इनएक्टिव स्टेज में पहुंच जाएंगी, कॉल्ड क्वेसेंट स्टेज, जिसको हम G0 स्टेज भी कहते हैं। यानी कि अगर हम G0 स्टेज की बात कर रहे हैं तो G0 स्टेज हम उसे कहते हैं जहां पर हमारी सेल डिवीजन होना बंद हो जाए। Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of an organism। ये बोला no longer मतलब रह नहीं पाती अब उसके आगे जाएगी नहीं, वहीं बस खत्म, अब उधर ही रहेगी। In animal mitotic cell division is only seen in the diploid somatic cells। अब ये बोल रहा है कि जो माइटोटिक हमने देखा है सेल डिवीजन वो हमने देखा है डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर। However, there are few exception to this where haploid cells divide by mitosis। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स थी, वो डिवाइड होकर हैप्लॉयड हो रही हैं। ये बता रहे हैं कि ऐसा एक्सेप्शन हमारे को देखने को मिला। फॉर एग्जांपल मेल हनी बीज के अंदर। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स। हैप्लॉयड सेल्स के अंदर भी और डिप्लॉयड सेल्स के अंदर भी हमारे को माइटोटिक डिवीजन देखने को मिला। अभी हमने जो पढ़ा था वो था माइटोसिस, और ये जो बता रहा वो है माइटोटिक। माइटोटिक डिवीजन का मतलब ये होता है जहां पर हमारे पास जो सेल है उसके अंदर मान लो क्रोमोसोम अगर 46 हैं तो उसके आधे ही रह जाएंगे, यानी कि 23 क्रोमोसोम रह जाएंगे इस सेल के अंदर। इसीलिए यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया है मेल हनी बी का, क्योंकि मेल हनी बी ही एक ऐसी है जिसके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, होना 32 चाहिए थे लेकिन इसके पास 16 ही रहते हैं। ठीक है, फ्रॉम योर रिकलेक्शन फॉर एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट चैप्टर 3। ये बोल रहा है कि चैप्टर 3 में हमने बता रखा प्लांट के अंदर आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस सीन इन हैप्लॉयड सेल्स, की कौन से प्लांट के अंदर हैप्लॉयड वाला सेल्स बनते हैं माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एम फेज। दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ये बहुत ही ज़्यादा घुमाव फिराव वाला पीरियड है ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल, यानी कि इसके अंदर सारे के सारे जो कंपोनेंट है सेल के वो भाई रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे, बन जाएंगे और वापस से अपेयर हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। ये ऐसा होता रहता है इसके अंदर। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज द सेम। भाई जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो प्रोजेनी और सेल के अंदर कैसा रहने वाला है, पेरेंट्स और प्रोजेनी के अंदर सेम रहने वाला है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, और इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। तो फॉर कन्वेंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। हमने माइटोसिस को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। कितने स्टेजों में डिवाइड कर रखा, 4 स्टेजेस में। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, जिससे हम न्यूक्लियर का अगर डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन इज प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 4 स्टेजेस। ये बोल रहा है कि कैरियोकाइनेसिस जब होता है तो वहाँ पर हमारे को 4 स्टेजेस देखने को मिलती है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। तो ये चारों के चारों फेस हम पढ़ लेते हैं। प्रोफेस, प्रोफेस विच इज़ द फर्स्ट स्टेज, ये सबसे पहली स्टेज है कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। फॉलो द एस एंड G2 फेस, ये फॉलो करेगी GS और G2 के बाद में, यानी कि इंटरफेस के बाद में ये तुम्हारे को देखने को मिलेगा एम फेस। ठीक है, एम फेस में भी प्रोफेस। इन द S एंड G2 फेस द न्यू DNA मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड। S और G2 के अंदर नया DNA बन चुका था। आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड, और ये एक दूसरे से लिपटा हुआ था, ये एक दूसरे से कनेक्टेड था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। प्रोफेस इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। प्रोफेस में क्या हो रहा है, हमारे पास स्टार्टिंग में ही कंडेंसेशन होगा ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, जो क्रोमोसोम का मटेरियल है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, यानी कि जो हमारे पास क्रोमोसोमल मटेरियल है वो अनटेंगल्ड हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्रोमेटिन कंडेंशन, और क्रोमेटिन जो है वो लिपट कर एक तरीके से कंडेंसेशन जैसा हो जाएगा, एक जैसे ऐड हो जाएगा। द सेंट्रोजोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन, और जो सेंट्रोजोम है वो डुप्लीकेशन में गया था एस फेस के अंदर ऑफ इंटरफेस में। नो बिगिन टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। अब ये जो तुम्हारे पास सेंट्रोजोम है ये पूरा का पूरा जो है वो अपोजिट पोल्स में चला जाएगा
सेल के, ठीक है। द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोफेस कैन थस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इवेंट। अब इसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं ये देख लो। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होगा, क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट करके माइटोटिक क्रोमोसोम बना सके। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट अ सेंट्रोमर। अब ये बोल रहा है कि जो 2 क्रोमोसोम्स हैं या 2 क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से अटैच होंगे, जिसका नाम है सेंट्रोमर। सेंट्रोमर से अटैच हो जाएंगे। सेंट्रोसोम्स विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस। सेंट्रोसोम जो है वो भाई डुप्लीकेट होने लगेगा इंटरफेस के अंदर। बिगिन टू मूव टूवर्ड, अब वो क्या करेगा? ऑपोजिट पोल्स पे जाएगा ऑफ द सेल। सेल के ई सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर एक सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे, जिसे हम एस्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। The 2 esters together with spindle fibers form mitotic apparatus। ये दोनों के दोनों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं सेंट्रोसोम से या सेंट्रियोल से, ये जाएंगे और सेल के काइनेटोकोर से लग जाएंगे, तभी उसको क्रोमोसोम को जो है ना ये अलग अलग कर लेंगे। सेल दैट द एंड प्रोफेस, अब एंड प्रोफेस की अगर हम बात करेंगे, व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा, डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस देखने को नहीं मिलेंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को नहीं मिलेगी, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवेलप देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि एंड ऑफ द प्रोफेस, यानी कि अगर तुम प्रोफेस के लास्ट वाले टाइम पे देखोगे, लास्ट वाले पीरियड में देखोगे, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें देखने नहीं मिलेंगी। अब देखो यहां पर हमारे पास मेटाफेस आ गया। टू कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। ये बोल रहा है पूरा का पूरा जो कंप्लीट हो गया हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप और स्टार्ट हो गया सेकेंड फेज माइटोसिस का। हैंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड, और जो क्रोमोसोम है वो फैल चुका है थ्रू द साइटोप्लाज्म के द्वारा ऑफ द सेल में। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। कंडेंसेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मेटाफेज के अंदर, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन आ रखा है कि हमारे को सबसे बढ़िया तरीके से क्रोमोसोम कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे को मेटाफेज के अंदर सबसे अच्छे और क्लियर तरीके से देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम। This then is the stage at which morphology of chromosome is most easily study। यानी कि ऐसी स्टेज है जहाँ पर हम क्रोमोसोम की अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। At this stage मेटाफेज क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। ये बोल रहा है कि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना है, विच आर हेल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ के बने हैं, जिसका नाम है सेंट्रोमर। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमर और कॉल्ड काइनेटोकोर्स। देखो पहले तुम्हारे को बीच में जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ रहा है वो है सेंट्रोमर, और उन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड के उसी पॉइंट पर देखोगे, सेंटर वाले पॉइंट पर, तो तुम्हारे को काइनेटोकोर्स देखने को मिलेंगे। These structures serve as the site of attachment of spindle fibers formed by the spindle fibers। ये बने हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर से और अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर से to the chromosomes that are moved into position at the center of the cell। और भाई जो क्रोमोसोम है वो मूव करेगा सेंटर की तरफ सेल के अंदर। Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming टू लाई एट द इक्वेटर, और सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं वो एक ही इक्वेटर पे आ जाते हैं मेटाफेज के अंदर, विथ 1 क्रोमेटिड, एक एक क्रोमेटिड के साथ, ऑफ ईच क्रोमोसोम्स कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, और हर एक काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं तुम्हारे स्पिंडल फाइबर्स। फॉर्म अ 1 पोल, एक पोल बना लेंगे, एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय काइनेटोकोर, और हर एक सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्ट हो जाएगा काइनेटोकोर से टू स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के द्वारा फॉर्म द ऑपोजिट पोल, और बना लेंगे एक ऑपोजिट पोल। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। इसको हम मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। द की फीचर ऑफ मेटाफेज, देखो अब इसमें क्या हो रहा है हमारे को बता रहे हैं। यहाँ पर देखो एयरली प्रोफेज था,
यह है हमारे पास लेट प्रोफेज। तो लेट प्रोफेज के अंदर हमारे को माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस इन्वेलप, ये सारी चीज़ें हमारे को नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन हम जैसे अगर मेटाफेज में गए तो हमारे पास ये देख रहे हो, ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं, इनसे जो निकल रहा है वो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहा है। ये जो तुम्हारे को सफ़ेद सफ़ेद जो दिखाई दे रहे हैं ये काइनेटोकोर्स हैं। एक दूसरे से जो ये क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं वो सेंट्रोमर्स हैं। अभी इससे जो स्पिंडल फाइबर निकलेगा वो काइनेटोकोर से ज्वाइंट हो जाएगा, और ये जैसे ही बीच वाली फेज में जाएगा यानी कि मेटाफेज बीच में, तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक ही इक्वेटर पर आ जाएंगे, एक ही लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। क्रोमोसोम्स आर मूव्ड, और क्रोमोसोम मूव करेंगे स्पिंडल इक्वेटर, यानी कि एक ही इक्वेटर पर मूव करने लगेंगे, जैसे यहाँ पर ये पड़े हुए हैं ऊपर नीचे, लेकिन अब स्पिंडल फाइबर की वजह से एक इक्वेटर पर आ जाएंगे, गेट अलाइन, लाइन में लग जाएंगे मेटाफेज प्लेट, और उसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। थ्रो स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स, दोनों पोल्स की तरफ लग जाएंगे, ठीक है। तो मेटाफेज एक ऐसी फेज है जहां पर हमारे को अच्छे तरीके से क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, हम पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं एनाफेज। एट द वन सेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम आर अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट सैमल्टेनियसली। अब ये बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम मेटाफेज पर थे वो अब टूट जाएंगे। सैमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, एंड टू डॉटर क्रोमेटेड, और जो दो डॉटर क्रोमेटेड थी वो अलग हो जाएंगी। नो रेफर टू एज डॉटर, अब हम उसको एक डॉटर बोलेंगे। क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, और जो तुम्हारा क्रोमोसोम होगा वो डॉटर न्यूक्लियाई में बदल जाएगा। बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द टू ऑपोजिट पोल्स, और वो माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा, कहाँ पर, ऑपोजिट पोल्स, यानी कि उनके पोल्स की तरफ जहाँ पर सेंट्रियोल्स हैं। एज ईच क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, और सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वली मूव करने लगेंगे प्लेट के अकॉर्डिंग। द सेंट्रोमर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टूवर्ड द पोल, और सारे के सारे क्रोमोसोम डायरेक्ट जाएंगे पोल की तरफ। एंड हैंस एट द लीडिंग एजेस विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रॉलिंग बिहाइंड। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही उनको पीछे खींचा जाएगा तो उनके आर्म्स थोड़े से ट्रॉलिंग, ऐसे ट्रेलिंग होता ना कि खींचना, तो उनके जो बिहाइंड है वो पीछे की तरफ होने लगेंगे। अभी दिखाते हैं तुम्हारे स्ट्रक्चर। थस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, सेंट्रोमर्स स्प्लिट हो रहे हैं, क्रोमेटेड सेपरेट हो जा रहा है, क्रोमेटेड मूव टू ऑपोजिट पोल्स, और क्रोमेटेड जो है वो दोनों ऑपोजिट पोल में चला गया। देखो एनाफेज में क्या हुआ है, यहाँ पर देख लो कि एनाफेज में हमारे पास ये सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स अभी इक्वेटर पे थे, जब इनको खींचने का लग्गा लगाया तो ये भाई इधर आने लगे, मूव कर कर बीच में आने लगे ऑपोजिट पोल में, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, और साथ ही साथ इनके जो आर्म्स थे वो थोड़े थोड़े मुड़ जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो इतनी बात समझ में आ रही है तो तुम यार लाइक कर दो। आज मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, सो मेरा गला पता नहीं कैसी आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं पता, ठीक है। लाइक करो और कमेंट कर सकते हो। टीलोफेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये बोल रहा है कि टीलोफेज जो है वो भाई लास्ट स्टेज है कैरियोकाइनेसिस की। वी नो डेट टीलोफेज द क्रोमोसोम डेट हैव रीच्ड देयर रेस्पेक्टिव पोल्स। हम जान रहे हैं कि जो क्रोमोसोम था वो पहुंच चुका है अपने पोल्स पर, डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और वो अपने आप में डीकंडेंस हो जाएगा और वो अपनी इंडिविजुअलिटी को, एकता को लूज कर देगा, खो देगा, ठीक है। अभी एक साथ सब मिले हुए थे, अब ये मिले हुए नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट टू ईच ऑफ टू पोल्स। और जो तुम्हारे पास क्रोमोसोम था वो अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक सके एक साथ सेट में, और वो अब बदल चुके हैं क्रोमेटिन मटेरियल में, टू कलेक्ट ईच, और दोनों पोल्स पर चले गए हैं। दिस स्टेज विल शो द फॉलोइंग की इवेंट। अब इस स्टेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट द स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। क्रोमोसोम है वो अपने ऑपोजिट पोल्स पे चला जा चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपनी आइडेंटिटी को
खो दिया है। न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप, अब वो न्यूक्लियर को भाई डेवलप कर दिया जाएगा अराउंड द क्रोमोसोम्स, उस क्रोमोसोम के चारों तरफ, क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और सवाल पे से वो अपने डॉटर न्यूक्लियाई को बना लेंगे। न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, और ये जो चीज़ तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रही थी स्टार्टिंग के अंदर, यानी कि तुम्हारे को अभी मेटाफेज से पहली वाली जो स्टार्टिंग थी ना, प्रोफेज के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, कहाँ गई ये चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन एंड ऑफ द साइकिल ये हमारे को सारी चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, यानी कि न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी और हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो साइटोकाइनेसिस क्या है। साइटोकाइनेसिस, माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosomes into daughter nuclei, कैरियोकाइनेसिस ये बोल रहा है कि भाई खाली इतना ही नहीं कि माइटोसिस में कि भाई लो कि भाई डिवाइड हो गया, कैरियोकाइनेसिस अलग हो गया, डॉटर सेल्स अलग हो गया, ऐसा नहीं है, बट द सेल इटसेल्फ डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। लेकिन ये बोल रहा है कि खाली न्यूक्लियस ही डिवाइड नहीं करता है, साथ ही साथ तुम्हारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड करता है। एट द एंड ऑफ विच सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड, और पूरी की पूरी जो सेल है वो डिवीजन अपना कंप्लीट कर लेती है। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा तुम देख सकते हो, एक तरीके से फरो का मतलब होता है कि अंदर की तरफ घुसना, जैसे कि एनिमल सेल जो होगा वो ऐसे करके जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक है, ये फरो बन रहा है, इस तरीके से जाएगा एनिमल सेल के अंदर। और अगर यही मान लो तुम्हारा प्लांट सेल होता तो वो इस तरीके से टूटता, इधर से तोड़ता है, वो ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एनिमल सेल होगा वो फरो होगा इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर द फ्रो ग्रेजुअली डिपेंस, और वो गहराई में जाता रहता है, एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर, और बीच में जाकर जुड़ जाएगा, डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2, और जो साइटोप्लाज्म था वो अब 2 उसमें बदल चुका है। प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है जिसको हम एक्सटेंसिबल नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते। दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस, उसका जो साइटोकाइनेसिस है बाई अ डिफरेंट मैकेनिज्म, एक अलग मैकेनिज्म के द्वारा होता है। इन प्लांट सेल के अंदर वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर, कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर से होगा ऑफ द सेल के, एंड ग्रो आउट वर्ड, और ग्रो करेगा बाहर की तरफ टू मीट एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, कि वो बाहर वाली वॉल से मिल सके। The formation of the new cell wall begins with the formation of simple procedure, और यहाँ पर सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। यानी कि अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें सेल प्लेट बनती है, प्लांट के अंदर सेल प्लेट देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, दैट रिप्रेजेंट द मिडल लेमिला बिटवीन द वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स, और उन दोनों के बीच में हमारे को मिडिल लेमिला भी देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे हम सेल प्लेट कहते हैं, वो मिडिल लेमिला बन जाती है बाद में जाके। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्मिक का टाइम होता है डिवीजन का, ऑर्गेनीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है वो बांट दिए जाते हैं बिटवीन 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स के बीच में। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये बोल रहा है कि कैरियोकाइनेसिस को तुम भाई फॉलो नहीं करा सकते साइटोकाइनेसिस के द्वारा, विच मल्टी न्यूक्लिएट, जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होता है, कंडीशन अराइज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सेंसियम लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर एक साइटोप्लाज्म के अंदर या एक साइटोप्लाज्म के एक सेल के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस अगर देखने को मिल रहे हैं या काफ़ी बार कैरियोकाइनेसिस हो गया तो ऐसी कंडीशन हम सिंसियम कहलाते हैं, जिसका एग्जांपल है कोकोनट। तो कोकोनट के अंदर भाई जो तुम्हारे को एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, तो एंडोस्पर्म के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या हो रखा होता है, सेंसियम हो रखा होता है, यानी कि सेल तो डिवाइड नहीं करी लेकिन उसके जो न्यूक्लियस थे वो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर गए।